नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जस्ट जो हिंदी का टेस्ट समाप्त हुआ और अभी मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान या यूँ कहिए कि सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जीके तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। लॉकडाउन की वजह से आप मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से बिल्कुल फ्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर के आया गया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बेधड़क इंग्लिश बोलना चाहते हैं, 25 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्री का कोर्स है 3 मंथ का, लेकिन फ्री उन्हीं के लिए है जो पहले 1000 होंगे। जी हाँ, पहले 1000 जो रजिस्ट्रेशन हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। सभी के पास एंड्रॉयड डिवाइस होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना है, स्किलिंग यू। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं स्किलिंग यू, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है डाल रखा है ऐप का। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। आराम से एक बार यहाँ पर आइए और आप लोग को एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल पूरा जो अच्छे अच्छे जो ट्रेनर्स हैं उनके मदद से आप लोगों को इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं या बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग इंग्लिश की से देना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप एक चूज कर सकते हो, तो वहाँ पर 3 महीने में इतना कुछ पढ़ाया जाएगा कि वो इंग्लिश भी आप लोग वहाँ पर यूज कर सकते हो। आपका ग्रामर जो है बहुत सही हो सकता है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर ज़रूर जाएँ। ठीक है, तो लिंक आपको नीचे दिया गया है। पहले आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद वीडियो को आप लोग आकर के देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो क्लास 2 हो गया, क्लास फर्स्ट हो गया, द्वितीय वर्ग हो गया, प्रथम वर्ग हो गया, इनके उत्तोलकों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। लीवर यानी कि उत्तोलक की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्हील बैरो जो है क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। अब याद रखिएगा, जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं उसमें क्या होता है, आलम और जो होते हैं तथा आलम तथा आपस के बीच आयाम के बीच में भार स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा याद रखिए, कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि यांत्रिक लाभ जो है कितना होता है, 1 से अधिक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे आपका व्हील बैरो हो गया। अगर आप व्हील बैरो से नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग याद रखो सरौता। सरौता आप सभी ने देखा होगा ना, नींबू निचोड़ने की मशीन देखिए ना, ये जो होते हैं आपके द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिजली का करंट का एसआई यूनिट क्या है। अब देखिए, बिजली के करंट का, अब बेसिकली यहाँ पर करंट की बात हो रही है, तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करंट कहीं नहीं लिखा है, विद्युत धारा लिखा है, तो एक ही चीज़ होता है, गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल्ब। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो पहला संबंध कह रहा है कि घर्षण गति का विरोध करता है, तो बिल्कुल सही बात है सर, घर्षण जो है गति का विरोध करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो पहला ही आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तरल पदार्थ में ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है। तो याद रखिएगा, इसमें अब तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों की बात कर रहे हैं, तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। जो ठोस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही बारीकी से बंधे हुए होते हैं, इसी वजह से वो ठोस होते हैं, वो जल्दी टूटते, मतलब उनको आप लोग अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते हो। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सब चीज़ें आप लोग को लूसेंट में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत 10 किताबें नहीं पढ़नी, लूसेंट पढ़ डालो, उसका सामान्य विज्ञान पढ़ डालो, उसका नॉर्मल से सामान्य ज्ञान पढ़ डालो, बहुत आसानी से आपको जो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पटाखों का जलना, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पटाखों को जलना, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो अपनी पूर्व की अवस्था में लौट ना सकें, जैसे पटाखे जलने के बाद पुनः पटाखा नहीं बन सकता है। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। लेड का मतलब होता है पीबी, लेड का होता है पीबी, के मतलब पोटेशियम होता है, एयू किसका होता है, गोल्ड का होता है, और इसके अलावा Na सोडियम का होता है। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूजीन गोल्डस्टीन की बात करते हैं।
देखिए प्रोटॉन के बारे में बहुत सारे सबके अलग अलग मत हैं। कभी कभी रदरफोर्ड भी होते हैं, अर्नस्ट रदरफोर्ड होते हैं, कभी कभी गोल्डस्टीन होते हैं, बट बहुत सारी किताबों में गोल्डस्टीन को सही माना गया है और आयोग भी गोल्डस्टीन को ही सही मानता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, अधातु मत बोल दीजिएगा। ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि रक्त डॉट 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 के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो रक्त किसके माध्यम से प्रवेश करता है गुर्दे में, तो याद रखिएगा वृक्क धमनी के माध्यम से। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। अब देखो लैक्टोज के बारे में तो सबने पहले ही सुना होगा कि लैक्टोज बेसिकली आपका होता क्या है, लेकिन यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऐसी स्थिति जहाँ छोटी छोटी अंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अब देखिए सबसे बड़ा आंतरिक अंग यहाँ पर कौन सा है, तो गुर्दा, जिगर, पेट या फेफड़ा। तो इन सब में अगर देखा जाए तो जो जिगर होता है, याद रखिएगा शरीर का जो सबसे, जिगर को अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे, जिगर का मतलब होता है लीवर, जिगर का मतलब ही लीवर होता है। ये जो होता है सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता कराता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान कराता है। तो याद रखिए दोस्तों 13 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मेरुदंड। बिल्कुल सही बात है जय सर। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका में एक्सोन ऊपर और रीढ़ की हड्डी के इलाके में जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है उस उधर भेजता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छोटी अंतड़ी। जी हाँ दोस्तों, मानो कि जो छोटी आंत होती है वो कार्यात्मक रूप से सभी के साथ जुड़ा हुआ है, देखा जाए तो कार्यात्मक रूप से सभी के साथ जुड़ा हुआ है और ये 90% खाद्य जो है की जो पाचन खाद्य जो है बेसिकली खनिजों को जो है सर्वाधिक रूप से सोख लेता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी लोग को जवाब इसका पता ही होगा कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स नामक विकार जो है पैदा होता है। तो रिकेट्स की बात आती है तो विटामिन डी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो इसका डी है वो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। और बेसिकली अगर आप लोग कैल्शियम लेते हो, फास्फोरस लेते हो तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो 16 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेलाग्रा। बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार का डिसीज़ है, एक प्रकार का रोग है जिसमें मुंह हो गया, गला हो गया, पैर का जो नीचे वाला हिस्सा हो गया, पैर के जो पंजे हो गए उसमें लाल रंग के धब्बे आ जाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यानी कि USDA के दिशा निर्देश अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। निष्क्रिय की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1600 से लेकर के 2400 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके का खोज किया था। अब चेचक के लिए टीके का खोज किसने किया था भाई, एडवर्ड जेनर, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कब किया था ये भी कई बार पूछा जाता है, तो 1796 ईस्वी में। कब किया था भाई, 1796 ईस्वी में। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। तो भाई डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, दाद हो गया। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो दाद होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंग वर्म जो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है, मच्छरों से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौधों की पत्तियों के छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो याद रखिए 20 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर
21 की तरफ, तो देखिए क्या कह रहा है, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग वयस्क सक्रिय व्यक्ति को कैलोरी का सेवन क्या होना चाहिए। तो याद रखिए 21 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2500 कैलोरी। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसकी कमी से क्वासी योरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत कम आपको देखने को मिलते होंगे, आप लोग इन क्वेश्चनों को स्किप बहुत करते हो। स्किप नहीं करना, आप सभी को पढ़ते हुए चलना सारे क्वेश्चनों को। तो याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से। आहार में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जब कमी होती है तो ये जो कुपोषण है, बेसिकली एक प्रकार का एक जो विकार है, ये कुपोषण होता है, ये जो रोग है आपका उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो याद रखिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन ही आवश्यक होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दबाव का SI यूनिट क्या दिया गया है। तो भाई दबाव का SI यूनिट क्या होता है, याद रखिए दोस्तों, दबाव का जो SI यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन, दाब का पास्कल होता है, माफ़ कीजिएगा, न्यूटन कैसे होगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पैस्कल लिखा गया है, वो पास्कल जो है न्यूटन मीटर, दबाव का न्यूटन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जी हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अब सही हो गया। तो ऑप्शन जो इसका सी है वही करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका जवाब जो है क्या होगा। PDF बाद में डाउनलोड करिएगा, ऐसा नहीं कि इसको देख करके जवाब दो, कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आप लोग को कमेंट करके इसका जवाब जो है देना है। साथ ही साथ वो ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। कोई भी आपके पर्सनल सवाल है आप लोग वहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।